आज की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास एडिमा के ऊपर है। तमामी मौज़ूआत इम्पॉर्टेंट हैं और एडिमा को हमने समझना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने फैटी लीवर के ऊपर बहुत तफसील के साथ हमने बात की, अगरचे उसमें अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम इंशाल्लाह एक और पार्ट में भी उसको मज़ीद बताएंगे। लेकिन आज की उसी कंटिन्यूटी के अंदर हम वर्म पे पहले बात करेंगे। वर्म जो है इसको हमने समझना है, क्योंकि किसी भी अच्छे मुआलिज के लिए जब वो तशख़ीस करना चाहता है तो तशख़ीस तभी कामिल है जब उसको बदन इंसानी का इल्म है। बदन के अंदर जो मुख्तलिफ निज़ाम काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आया है तो उसका नॉर्मल क्या था, फॉल्ट कैसे आया, उसके आने का तरीका क्या था। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम मुख्तलिफ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। और इन सब बातों को पढ़ने लिखने समझ लेने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा। एक तो आप इस तरह की जो प्रोडक्ट की किताबें पढ़ेंगे इन अमराज पे दीगर, तो आपको ज़रा आसानी के साथ समझ आएंगी। दूसरा, हम उन लोगों की गिरफ्त से भी बाहर निकल जाएंगे जो कानून मुफरत आज़ा के नाम पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मंजन बेच रहे हैं और वो उनको नित नए चीज़ें क्रिएट करके, कभी कोई ऑक्सीजन को खिल्त साबित करने में लगा हुआ होगा, तो कभी आपको कोई अरकान, मिजाज, कैफियत इनके चक्कर में डाल करके रखेगा कि वो उस पर बातें कर रहा होगा। यानी ख्याली देवमालाई गुफ्तगुओं पे वो आपको अटका करके रखेंगे और उसमें वो इस तरह से बोल रहे होंगे, आपको बताएंगे कि हमसे बड़ा तो कोई माहिर नहीं, हम तो बहुत ज़ीरक लोग हैं। तो ऐसे लोगों के गिरफ्त से हमने निकलना है। हमें तो अच्छा मुआलिज बनना है जिससे मरीज़ को फ़ायदा हो, हम अच्छी दवाई मुंतखब कर सकें, बदन सही हो सके। अगर वही ना हो सके तो हमारा क्या फ़ायदा। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें, ज़रूरी है। और हमारे साथ साथ आप लोग भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की बुक्स को अंग्रेज़ी, उर्दू या जो ज़बान आप समझते जानते हैं उसमें पढ़ा करें। एडिमा के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। एडिमा क्या चीज़ है? जिस्म के टिश्यूज़ में पानी, रतूबात का गैर ज़रूरी रुक जाना, यानी कि जिस्म के टिश्यूज़ में। ये एक हमने टिश्यू ड्रॉ किया है, इसको एक समझ लीजिए कि एक टिश्यू है। यहाँ पर लेफ़्ट हार्ट से ब्लड आ रहा है। सब जानते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ से पंप होता है, हमारे लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से ये पंप हो करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम तैयारियों और खूबियों के साथ यहाँ पहुँच रहा है और अब ये एक टिश्यू में पहुँचा है। ये एक टिश्यू पूरी बॉडी में से समझ लें, कोई जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें से ये एक टिश्यू सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो इस टिश्यू के अंदर कुछ हमने सेल ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर हमने कैपिलरी, उरूक शारिया, जो बारीक उरूक होती हैं जहाँ पर परमिएबिलिटी होती है कि जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह आया है वो इन जगहों से ट्रांसफ़र होगा। इससे पहले वो किसी भी जगह से वो किसी चीज़ को डिलीवर नहीं कर सकता। वहाँ पर तमाम टाइट जंक्शन है, उसके वहाँ से वो कोई ऐसा एक्सचेंज सिस्टम नहीं है। यहाँ से ऑक्सीजन भी इसको, टिश्यूज़ को, सेल्स को मुहैया होगी और न्यूट्रिशन भी मुहैया होगी और दीगर इनको प्रोटीन वगैरह भी, जो इनको अगर ज़रूरत की कोई चीज़ होगी तो यहीं से लीक होकर के इन तक आएगी। इसके मैकेनिज्म को समझेंगे और इसके आगे हमने वीनस सिस्टम को ड्रॉ किया। लाजमी बात है आर्टीरियोल सिस्टम के साथ जो वीनस सिस्टम है इसको अटैच होना ज़रूरी है। तो ये वेन्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं जो जाकर के अपने वीनस सिस्टम के साथ अटैच हो गई हैं, जो कि दिल के राइट साइड के ऊपर, क्योंकि पूरी बॉडी से जो नीचे से ब्लड आएगा वो इन्फेरियर वेना केवा से और जो ऊपर से ब्लड वापस आ रहा है वो सुपेरियर वेना केवा से। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के राइट हार्ट में जाती हैं और जहाँ से फिर वो पल्मोनरी सिस्टम में ऑक्सीजन होने के लिए जाएंगी और आगे बाकी जिस्म के लिए जाएंगी। और इसके साथ साथ हमने एक लिम्फ को भी ड्रॉ किया है। ये लिम्फ नज़र आ रही है आपको, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर ऐसी रह गई, रतूबात ऐसी रह गई जो वीनस सिस्टम इसको वापस नहीं ले जा सका, तो उसको इजाफी को फिर इसने वापस लेकर के जाना है। इस सारे मैकेनिज्म को हम समझेंगे। लेकिन इस टिश्यू के अंदर किस मकाम पे रतूबात जमा हो जाए तो एडिमा कहलाएगा, कहाँ कौन सा एडिमा कहलाएगा, इस सब बातों को, इस पूरे मैकेनिज्म्स को बहुत सारी बातों के साथ मुख्तलिफ गोशों पे हम समझेंगे। और अपनी गुफ्तगू के दौरान हो सकता है हम बार बार याद दहानी के लिए बाज़ बातों को रिपीट भी करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह जहन में समझ आ जाए। अब हम ये देखते हैं एडिमा, यानी इस हिस्से में रतूबात इजाफी रुक गई। टिश्यू है, टिश्यू के इस हिस्से में, ये टिश्यू है, इसमें इजाफी रतूबात रुक गई। इसका मतलब है, इजाफी का मतलब है कि रतूबात का एक लेवल ऐसा भी होगा कि जहाँ तक वो रुके तो एडिमा नहीं है, यानी कि वो वर्म नहीं है। तो ऐसा हमें पैमाना चाहिए, ऐसे में पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट के बाद
अगर इजाफी माना जाएगा और वो रुक गया है और अब उसको एडिमा कहेंगे। फिर वो क्यों होता है, कैसे होता है, इस सबको भी समझेंगे। फिर उसको ठीक करने के लिए क्या उसूल होना चाहिए। जब हमने फॉल्ट समझ लिया तो ठीक करना आसान हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इसको पहले समझिए। ये हमने लिखा है, फ़र्ज़ किया है कि हमने एक नॉर्मल जो बॉडी वेट हमने लिया है हमारे पाकिस्तान वगैरह के हिसाब से 72 kg लिया है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हमने टोटल बॉडी वेट लिया है हमने 72 kg, और 72 kg में रेशो ऑफ वाटर पूरी बॉडी के अंदर का कितना होना चाहिए, वो 60%। यानी कि जो भी हमारा वेट है उसका 60% हम क्या है, पानी है। आप सब जितने भी बैठे हैं, जिसका जो वेट भी हो, उसका ऑलमोस्ट 60% उसके अंदर पानी है और 40% बाकी मास है। यानी कि 60% का मतलब है 72 kg का 42 लीटर्स, यानी कि 42 लीटर पानी पे मुश्तमिल इंसान है, 72 किलो वाला। तो इस 42 लीटर ये 60% का है, इसमें से 66% यानी 2/3 कौन सा है, यानी कि इंटरनल ICF लिखा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्या मुराद है, ये जो सेल बनाए हैं हमने, इस तरह के जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, कोई भी हमारे जिस्म में ऐसा सेल नहीं है RBC समेत कि जिसमें पानी ना हो। रेड ब्लड सेल समेत कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें पानी ना हो। पानी H2O की बात हो रही है, ये पानी लाजमी होगा। हम इसको फ्लूइड भी कहेंगे, रतूबात भी कहेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें कहते रहेंगे। चूँकि कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें कसरत से पानी होगा तो उसको हम पानी पे मामूल करेंगे। तो हम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें उसको आप इसको ट्रांसलेट करते जाइएगा। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, 28 लीटर, यानी हमारे पूरी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर जो अगर पानी को जमा किया जाए तो तकरीबन 28 लीटर बनता है 42 लीटर में से। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जो इन सेल्स के अलावा हो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होगा, जो इन सेल्स के बाहर हो। सेल्स के अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर, और सेल से बाहर होगा। याद रखते जाइए कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आगे लेक्चर में काम आएंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होगा, जो सेल से बाहर हो, और वो तकरीबन 14 लीटर नॉर्मल हालात के अंदर इसने रहना है। तो 14 लीटर यानी 1/3, 33%, 66%। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड तकरीबन 3.5 लीटर है। इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कौन सा होगा, ये जो वास्कुलर सिस्टम है, जितनी वास्कुलर सिस्टम जिसमें हमारा ब्लड आ और जा रहा है, तो इस वास्कुलर के अंदर भी तो, ब्लड के अंदर भी तो पानी है ना। लेकिन वो पानी जो उसके अंदर प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा की सूरत में है, वो कौन सा है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। हम अपने पूरे इस लेक्चर में आज हमारी गुफ्तगू के अंदर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड पे कोई बात नहीं हो रही कि वो बढ़ जाए। तो कभी भी याद रखें कि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बढ़ जाए तो ये एडिमा नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर इजाफा हो जाए और वो पानी, वो H2O, वो रतूबात, वो फ्लूइड अगर वहाँ रुक जाए और रुक करके वहाँ पर एडिमा क्रिएट कर दे, तब ये एडिमा है, वरना नहीं है। अपनी नॉर्मल रेंज में थोड़े वक्त के लिए जमा हुआ, रुका नहीं, और खुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वो ड्रेन हो गया, निकल गया, वो पिक कर लिया गया, सक कर लिया गया, तो फिर एडिमा नहीं है। तो हमने इंट्रावास्कुलर फ्लूइड की भी हमने बता दी कि कितना तकरीबन पानी होता है, 3.5 लीटर यानी 3.5। 3.5 कैसे होता है, हमारा जिस्म में जब ब्लड पंप होता है, ब्लड हर मिनट में जो ब्लड पंप हो रहा है, जो एक स्ट्रोक के साथ तकरीबन कितना होता है, 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में पंप हो रहा होता है दिल से। तो 5 लीटर को हम मेयार बना करके कहते हैं कि 1.5 लीटर के लगभग हमारे सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर चल रहे हैं, और 3.5 लीटर प्लाज्मा है। ये दो कंपोजिशन सिस्टम बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे हमारी बात चल रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 2 कंपार्टमेंट फिर हैं। एक है इंटरस्टिशियल एरिया, ये जो एरिया होता है, यानी कि जो हमारा कैपिलरी बेड है, कैपिलरी बेड जहाँ उरूक शारियाँ हैं, जहाँ से एक्सचेंज होना है गैसेस और न्यूट्रिशंस का, इस एरिया और सेल्स के दरमियान का, जो हमने इसको इनलार्ज करके बड़ा बताया है, इसके दरमियान का जितना एरिया है, ये सब कौन सा कहलाएगा, ये कौन सा एरिया कहलाएगा, इंटरस्टिशियल एरिया, बैनुल खलियाती या इंटरस्टिशियल एरिया। और
एक और है हमारे पास सेरस बॉडी कैविटी। सेरस बॉडी कैविटी क्या है? जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर एक स्पेस है, कैविटी, इसको स्पेस को, एक खाली जगह को कहेंगे हम। एक घड़ा है, उसके अंदर स्पेस है, जगह है, उसके अंदर कोई चीज़ ज़रूरत के तहत रखी जा सकती है और रतूबात भी उसमें भरी रह सकती हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए है, उसके मूवमेंट में आसानी के लिए, तो इस तरह की भी अगर देखा जाए तो ये तो नोजल कैविटी है, लेकिन ये इससे मुराद नहीं है हमारी, क्योंकि ये कैविटी है लेकिन इसके अंदर कैविटी खाली जगह है, लेकिन इसमें कोई चीज़ आप पानी रोक सकते हैं, नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे कुछ बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं जिसके अंदर ये कैविटी है, वहाँ पर भी पानी होता है। वो भी कौन सा पानी कहलाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, ECF में शामिल है, एक्स्ट्रा सेलुलर में शामिल है। अब यहाँ हमने 4 मकाम इसको दिखाए हैं। कौन से? सेरस बॉडी कैविटीज़ के। एक है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी दिल के अंदर है। दिल के अंदर अगर उसके नीचे हिस्से के अंदर अगर पानी जो है ना अपने, क्योंकि इसने हरकत करनी होती है, तो इसके अंदर झिल्ली के अंदर भी जब हम हार्ट में जाएंगे तो उसको बिल्कुल खुला डुला पड़ेंगे, वहाँ पर एक स्पेस मौजूद होता है सेल्स के दरमियान, जैसे हमने यहाँ बताया है कि ये 2 किस्म के, आप देखें सेल्स के बीच में एक ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी जमा है और ये एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा तो एडिमा, और अगर नॉर्मल रहेगा तो इसको कहेंगे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। यानी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड यानी कि ये इस इंटरस्टिशियल एरिया नहीं है, इसका इंटरस्टिशियल एरिया अलग है जो कैपिलरी एक्सचेंज के साथ है। यहाँ पर कैपिलरी एक्सचेंज के साथ नहीं है बल्कि उससे दूर है, लेकिन ये रतूबात इसके अंदर रह करके इसके टकराव को, इसके दूसरे ऑर्गन से बचाने के लिए, सदमे से बचाने के लिए ये एक एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है। तो वो है पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हमारे दिल में है। दूसरा है प्लूरल कैविटी जो हमारे फेफड़े के बैरूनी तरफ में लगी हुई है, क्योंकि फेफड़े ने भी हरकत करना है, दिल ने भी हरकत करना है, लिहाजा इसको किसी सदमे से, इसकी शॉक से महफूज रखने के लिए बीच में एक ये सेफ्टी का काम करेंगे। और इसके साथ है पेरिटोनियल कैविटी जो हमारे मैदे और आंतों के साथ है, इन्होंने भी मूवमेंट करनी होती है। यानी आप देखें कि ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये सारी गैर इरादी उज़लात के साथ की हैं, क्योंकि वो हमारे मर्जी से नहीं मूवमेंट कर रहे, वो ऑटोमेटिकली गैर इरादी तौर पे हमारे एक दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कॉम्बिनेशन से वो हरकत कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उनकी हरकत होती हैं। उन तमाम जगहों के ऊपर एक एक्स्ट्रा कैविटीज़ हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और एक है साइनोइल कैविटीज़ जैसे घुटनों वगैरह के साइडों में, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और वो फ्लूइड अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी सूजन का सबब बन जाता है, और वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम का, मरीज़ के लिए मसला होता है। तो लिहाजा हमने ये सारी चीज़ें एक तसलसल के साथ देखी, समझी। इन सब पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह जहन में रखना है तो आज के लेक्चर को आप अच्छे से समझ सकेंगे, वरना फिर ये छोटे छोटे पॉइंट आप बाद में रिपीट करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले कुछ और चीज़ों को समझते हैं कि ये जो ब्लड आया कहाँ पर आया? कैपिलरी तक पहुँचा। इस कैपिलरी तक पहुंचने के लिए, उरूक शारिया तक पहुंचने के लिए कैपिलरीज के जरिए, कैपिलरीज में क्यों आना ज़रूरी है? इसलिए कि इन कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज होने का सिस्टम मौजूद है। क्या सिस्टम मौजूद है? कि वो यहाँ पर आकर के इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर परमिएबिलिटी होती है, नफूस पजीरी की सलाहियत होती है कि यहाँ से ये लीक होकर के यहाँ पर इसको स्पेस मिलेगा जिससे ये प्रोडक्ट रिलीज होगी। तो ये रिलीज कैसे होगी? क्या इधर तक आते खुद ब खुद लीक हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो उसको यहाँ तक आने के बाद किसी ताकत की ज़रूरत होगी, किसी पावर की ज़रूरत होगी, किसी प्रेशर की ज़रूरत होगी। अगर वो प्रेशर उसके अंदर नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं, उसने तो सीधा ऐसे ही चले जाना है, जितना प्रेशर आया उसने सीधे चले जाना है। लेकिन यहाँ पर कोई दबाव ऐसा होगा तो जो इसको बाहर निकालेगा। यहाँ से बाहर निकालने वाले दबाव को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। HP से हमने लिखा है इसको। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि जब दिल पंप करता है तो वो बहुत ज़ोर, जो उसका पूरा फोर्स होता है, दिल अपनी पूरी ताकत के साथ उसको पंप कर रहा होता है। जब एबनॉर्मल हो जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल दिल की बात कर रहे हैं और उसने पूरी ताकत के साथ पंप किया, जो कि हमने अपनी ब्लड प्रेशर वाली वीडियोस के अंदर और किडनीज़ के फंक्शंस के अंदर भी हमने इसके बारे में पढ़ा और समझा था। तो वो पूरी ताकत के साथ उसको पंप करता है और वो पंप करने के बाद एओर्टा से निकल करके मुख्तलिफ
रास्तों से, जो उसके रूट्स हैं, आर्टरीज के अंदर बनते बनते वो फिर इस बेड तक पहुंचता है। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद जो एक प्रेशर होता है उसको हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नापते हुए लिखते हैं। और यहाँ क्या प्रेशर आता है अमूमन, किसी को कोई बता सकता है? वो होता है 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यह भी हम समझेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी मजीद इस पे बात होती रहेगी। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम होता जाता है, ज़ाहिर नैरो होता गया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिलता है, जो कि अमूमन इसके अंदर टिश्यू के एतबार से किसी जगह चेंज हो सकता है, कमी पेशी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये एक इसका प्रेशर होता है, जिसके तहत इसमें से एक फोर्स पैदा होनी है और उसने ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसके मदद से अपने अंदर मौजूद प्रोडक्ट को रिलीज़ करना है। और रिलीज़ क्या क्या करना है? न्यूट्रिशंस रिलीज़ करने हैं, हर टिश्यू की न्यूट्रिशंस हैं, उसके सेल को मिलेंगी तो वो सेल उस ग़िज़ा के साथ चलेंगे, ऑक्सीजन भी उसको चाहिए और अमाइनो एसिड्स वगैरह भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। और यहाँ पर कोशिश होती है कि वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड में चलते हैं सिर्फ वही लीक होंगे, बाकी जो बड़े आरबीसी वगैरह, अपना प्लेटलेट्स वगैरह या इस तरह की जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं वो बेजा तौर पे रिलीज़ ना हो। तो ये इसका अपना एक मैकेनिज्म और फंक्शन है। अब उस फंक्शन के तहत हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये इसके बाहर की तरफ, यानी कि इसमें आई हुई प्रोडक्ट को बाहर की तरफ प्रेशर करेंगे ताकि ये बाहर रिलीज़ हो जाए। लेकिन ये तो बाहर इसको रिलीज़ कर रहा है, लेकिन एक और हमने फैटी लिवर के अंदर भी एक बात पढ़ी थी एल्ब्यूमिन के बारे में। और वहाँ हमने ये बात करी थी कि जब पेट में एसाइटिस का मसला हो जाता है, पानी लीक हो जाता है, और वहाँ हमने बताया था कि एल्ब्यूमिन की पैदाइश ख़त्म हो गई, बंद हो गई जिगर के अंदर, और उसके नतीजे में हम देखते हैं एसाइटिस का मसला हो रहा है। तो याद होगा साथियों को, तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन बंद हो चुकी, वो चूँकि उसने ये प्रोटीन है और लिवर में इसने प्रोड्यूस होना था और इसने आ करके कुछ काम करना था। तो वो हमने बताया था कि इसने क्या काम करना होता है, इसने पानी को रिटेन करना है, रोक के रखना है लीक होने से। ये पानी के प्रेशर को खून के जो रगे हैं इनके अंदर रोक के रखेगा, होल्ड करेगा, यहाँ से लीक नहीं होने देगा। तो उसका भी एक अपना प्रेशर है। वो एक प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। OP से हमने लिख दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? इसको यहां से लीक होने से रोकने का काम करेगा। एक तो रोकने का काम करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा क्या काम करेगा? इसने यहां पर जो मौजूद मवाद है, चूंकि इसकी डायरेक्शन देखें ऊपर की तरफ है, तो इसने लीक करना है, इसने उसको सक करना है, उसने उसको वापस लेना है यहां वाले प्रोडक्ट को। तो इस प्रेशर से इस प्रेशर को अब हमने नापना है कि इसका प्रेशर फिर क्या रहेगा। इसका प्रेशर रहता है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब सिंपल इक्वेशन सामने आती है हमारे पास कि 35 माइनस 25 क्या आ गया? 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये टोटल प्रेशर अब रिमेन रह गया 10 के प्रेशर के साथ मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। यहाँ पर जो मवाद है जो इस हिस्से में से गुजर रहा है, इसको हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। अब हम पहले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर से डिलीवरी होनी है, यहाँ पर डिलीवर करना है इसने अपने प्रोडक्ट्स को। तो 10 मिलीमीटर मरकरी के पावर से, प्रेशर से उसने अपने मवाद को जो यहाँ ज़रूरत की थी वो रिलीज़ कर दी। और ये सब यहाँ पर सेल्स ने यूटिलाइज करने के बाद और अपनी प्रोडक्ट्स जो वेस्ट हैं वो देने के बाद, और आपको पता ही है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करना है और फिर दीगर प्रोडक्ट्स भी इसके साथ आ रही होती हैं। और यहाँ पर बाज़ औक़ात प्रोटीन भी लीक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम मिकदार में वो लीक भी हो जाते हैं कुछ छोटे साइज़ के रह जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए तो वो लीक हो जाते हैं, वो भी रह जाते हैं। इन सब ने सिस्टम के अंदर वापस जाना है। तो उसको वापस जाने के लिए इन सब प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल होने के बाद यहाँ से वापस जाना है, और इन्होंने भी जो रिलीज़ किया इनको भी वापस जाना है ऊपर की तरफ, ताकि विनस सिस्टम के अंदर ये ड्रेन हो जाए। तो हमने यहाँ कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखा था? 35। और यहाँ पर कितना देखा था? ऑस्मोटिक प्रेशर 25। अब यहाँ पर तो प्रेशर नीचे गया, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तो 25 ही रहा।
ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 25 मिलीमीटर कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा था? जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल एरिया से जो बची हुई मवाद को वापस इसने वीनस सिस्टम में ला करके दिल की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना रहेगा? यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा HP हमारा कितना होगा? 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। ये हम नॉर्मल एक सिस्टम की बात कर रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन को दोबारा। 15 माइनस 25 कितना हुआ? -10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब जब मनफी दबाव आया है तो लाजमी बात है इसने इसको इजीली इसको सबको जज्ब कर लेना है अपने अंदर, और इस सिस्टम ने यहाँ से उठा करके वापस अपने साथ ले जाना है। लेकिन ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट यहाँ से नहीं उठा पाता, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ रह जाती हैं। अगर हम ये -10, क्योंकि हम तो एक समझने समझाने के लिए एक नॉर्मल मिसालें दे करके चल रहे हैं, वरना इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती रहती है। मिसाल के तौर पे यहाँ 25 है तो ये बाज़ वक़्त 28 हो जाता है, बाज़ वक़्त 26 हो जाता है, 24 भी हो सकता है। लेकिन हम समझ लेंगे सिस्टम को तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मवाद है इन्होंने उठा लेना था, जो कि आगे जाना था, लेकिन जो रह जाता है मवाद, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोटीन्स जो वापस यहाँ पर सक नहीं किए जा सकते, वो यहाँ दोबारा होल्ड वापस नहीं लिए जा सकते, तो वो कहाँ से जाएंगे? वो अब लिम्फेटिक सिस्टम ये एग्जीक्यूट हो चुका होगा। और फिर क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर बड़े जो प्रोटीन या बड़े साइज़ की कोई चीज़ हो उसको भी ले जाने की सलाहियत होती है। फिर इसके अंदर फिल्ट्रेशन नॉड्स बहुत जगह लगी हुई हैं जिस्म में, जिसे बहुत हमारे जो भाई हैं गलत एक लफ्ज़ कहते हैं, वो इनको भी ग्लैंड्स कह देते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड बोल देते हैं। ग्लैंड नहीं होते, नॉड्स होती हैं। वहाँ फिल्ट्रेशन का काम होना है। जरासीम और ख़तरनाक चीज़ें जो हमारे बॉडी में आ गई हैं और जिनको इन्होंने पिक कर लिया है, इन्होंने इसको किल करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इस लिम्फ को दोबारा इस वीनस सिस्टम में भेजना है। तो वो उन जगहों के ऊपर जिसको गिल्टियाँ बोल सकते हैं आप, मुख्तलिफ बगलों में, कजरानों वगैरह में, गर्दन में इस जगह होती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इसको किलिंग का अमल होगा। ये काम इसका बेसिकली लिम्फ के साथ हो रहा होता है, लिम्फ वाले में। तो वो उन्होंने प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के वीनस सिस्टम के अंदर दे दी और वीनस सिस्टम उसको फिर दोबारा दिल में ला करके पूरी बॉडी को लेके जाएगा। तो यहाँ आपने इससे इब्तदाई गुफ्तगू में आपने समझ लिया कि एक तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा है? हाइड्रो पानी वाला होता है ना, पानी से मुराद होती है। तो हाइड्रो कौन सा होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि प्लाज्मा ब्लड में पानी कितना है, उस पानी का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हालात के अंदर यहाँ पर 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहेगा। और अगर ये इससे एक्सीड कर जाएगा, जब 35 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर क्या होगा? और ऑस्मोटिक प्रेशर 25 से कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसको भी हम समझ लेते हैं ताकि हम फिर अगले लेवल में चलते हैं बात करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पे मैंने बताया था कि फैटी लीवर के अंदर एल्ब्यूमिन की बात हमने की थी। एल्ब्यूमिन ने किस तरह से पैदा होकर के जिगर से और खून में सफ़र करते हुए इसको रोकना था। और इस प्लाज्मा के अंदर सबसे कसीर मिकदार में प्रोटीन भी यही एल्ब्यूमिन है। तो इस एल्ब्यूमिन और भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे इस वक्त मौजू एल्ब्यूमिन के साथ है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये एल्ब्यूमिन ने इसको पानी को रिटेन रखना था, होल्ड करना था। अब इस एल्ब्यूमिन को यहाँ लीक नहीं होना, एल्ब्यूमिन को इसके अंदर से चले जाना है। अगर एल्ब्यूमिन या किसी वजह से लीक हो जाएगा तो यहाँ भी पानी रोकेगा, क्योंकि उसकी खासियत यही है कि होल्ड कराना पानी को। लेकिन वो यहाँ नहीं लीक हो रहा, बल्कि वो आगे चला जा रहा है, इसलिए प्रोटीन को यहाँ से लीक नहीं होना, और वो आगे चले जाएंगे। और उस की बिना पे जो प्रेशर बिल्टअप होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ नाम आ जाते हैं। आप उसकी माहियत को समझ लेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई अगर सवाल हो, कुछ हो, कोई बात करना चाहे तो पूछ ले, वरना फिर हम नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस सेटिंग को देख रहे हैं दोबारा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 और ऑस्मोटिक प्रेशर 25 और ये मैकेनिज़्म को मुख्तसरन हमने बयान किया। अब थोड़ा सा और इसको तफसील से बयान करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि एडिमा को समझने के लिए इस मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे समझते जाएंगे आगे की जो बातें हमारे पास आएंगी, हम मुख्तलिफ अज़ा के अंदर एडिमा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी हम समझने में आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे इसमें 35 की बजाय ये हो गया है +10 कर देते हैं, इधर 45 हो गया है तो इसमें भी हम +10 कर देते हैं, क्योंकि जितना यहाँ बढ़ेगा उसको उतना मिकदार हम यहाँ पर भी हमने बढ़ानी है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर 25 सेम है। और ये बीच में हम पार्टीशन दोबारा ये कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम इस तरफ की बात कर रहे हैं या इस तरफ की कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्टीशन क्या है, ये यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को लीक करेगा, यहाँ से इसको जारी करेगा दोनों तरफ में, और यहाँ से क्या होंगे, ये वापस इसने सक करना है। तो यहाँ पर अब हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास कितना हो गया 45 - 25 कितना हो गया, बाकी 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पहले कितना था 10 नॉर्मल हालात में, अब 10 यानी कि 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर एरिया है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस, इसके अंदर जो अब मवाद रतूबात आ गई एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से, मिसाल के तौर पे ये अरीज हो गई है, चौड़ी हो गई, जब चौड़ी हो जाएंगी तो इसमें से मवाद ज़्यादा ना सकता है। अब ब्लड प्रेशर के ऊपर बात हम आखिरी में करेंगे, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या ब्लड प्रेशर की वजह से एडिमा हो सकता है, क्योंकि प्रेशर तो भी बढ़ रहा है, तो इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम किसी अंदर और इंटरनल ऑर्गेनल प्रॉब्लम की वजह से या खून के अंदर रतूबात के बढ़ जाने की वजह से जो पीछे से प्रेशर आ रहा है हाइड्रोस्टैटिक, वो बढ़ गया है। हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, खून में पानी की मिकदार बढ़ गई है, रतूबात बढ़ गई है उसके अंदर। जब वो बढ़ गई है तो प्रेशर क्रिएट करेंगी, कहीं से रिलीज होनी है, और आगे गुर्दे काम नहीं कर रहे, क्योंकि गुर्दों ने मेन सेंस करना था, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गुर्दों को पैगाम जाना था। हमने किडनीज के अंदर जब यूरिन फॉर्मेशन है उसके अंदर ये पड़ा था, और जिन्होंने साथी नहीं देखा वो हमारी उन वीडियोस के अंदर देख लें, पूरा मैकेनिज्म बयान हुआ था कि किस तरह से हमारे दिमाग में मौजूद सेंसर हाइपोथैलेमस के साथ वो उसको सेंस करते हैं, और सेंस करके हाइपोथैलेमस की मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से किस तरह हार्मोनल मैसेजेस का वो गुर्दों तक पैगाम भिजवाते हैं, और जिसके नतीजे में गुर्दे रिएक्ट करते हैं, और पूरा एक कंप्लीट मैकेनिज्म, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का। तो यहाँ पर वो प्रेशर बढ़ गया। अब उसने, क्योंकि रगों को तो उसने मेंटेन रखना है, तो रगों को मेंटेन प्रॉपर रखने के लिए उसने कहीं ना कहीं फ्लूइड को भेजना है। अब टिश्यूज़ के अंदर ये आ गया, अब ये इजाफी 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ गया, यानी कि 10 इसमें इजाफी आ गया। अब यहाँ पर कितना है हमारे पास, 15 + 10 कितना हो गया 25 - 25 = 0, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आ रहा है वो अभी मेंटेन किया हुआ आगे बढ़ रहा है ना, कम हो करके जितना यहाँ इजाफा हुआ उतना यहाँ पर भी हमने इजाफा कर दिया। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि उसने तो इंटरनल जो एल्ब्यूमिन है उसको मैनेज करना है, और एल्ब्यूमिन तो यह रिलीज हुए नहीं है। अब यहाँ पर 20 और यहाँ पर 0, यहाँ से पिकअप नहीं हो रहा, तो क्या ये एडिमा नहीं होगा? क्या एडिमा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इजाफी पानी जमा हो गया। हमने तारीफ में पढ़ा था ना कि टिश्यूज़ के अंदर इजाफी रतूबात का, फासिद इजाफी रतूबात का रुक जाना, जमा होकर के रुक जाना, चाहे वो मिनटों में हो या सालों में हो, वो रुक गया, अब वहाँ से वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होगा? एडिमा क्रिएट करेगा। तो क्या ये एडिमा कहलाएगा अभी कि वीनस सिस्टम इसको पिकअप नहीं कर पा रहा, वीनस में वापस नहीं जा रहा? नहीं, अभी भी एडिमा नहीं है। अभी एडिमा बनने से पहले एक स्टेज है, वो स्टेज ये है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि किसी वजह से अगर ये वीनस सिस्टम काम ना करे तो इसके अंदर, इसके अपना एक मैकेनिज्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके, इसके अंदर भी पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म लिम्फ के अंदर जब हम पढ़ेंगे वहाँ क्लियर करेंगे, वो सिस्टम इसको एक्टिवेट करके इसके अंदर इसकी वसअत को, इनलार्जमेंट को बढ़ाता है, ताकि ये उस इजाफी पानी को उठा ले और इसका ऑल्टरनेट करे, ताकि हमें इतना मोहलत मिल जाए, जिस्म को इतनी मोहलत मिल जाए कि वो इस प्रेशर को मेंटेन कर ले, ताकि ये प्रेशर ही ठीक हो जाए और वीनस सिस्टम अपने हालत में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर वीनस सिस्टम ख़राब नहीं है। अब अगर कोई इस सिस्टम को ठीक करने की दवाई देगा तो क्या उसको अक्लमंद हम कहेंगे? क्योंकि ये तो अपनी जगह ठीक था, खराबी तो इस सिस्टम के अंदर आई, तो हमें इस सिस्टम को ठीक करना होता है ना। यही हम कहते हैं कि सही तरीके से तहरीक मालूम करके और समझ करके चलें तो आपको सारा चीज़ हल होना आसान हो जाएगा। हमारे बेवकूफ़ अत्तबा किराम जो बाज़ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो फिर डायरेक्ट दवाइयाँ दे करके डायरेटिक दे दो या फलां दे दो और वो दे दो और 1 नंबर की दे दो और 6 नंबर की दे दो, और अपने लिहाज से वो खुद ही कर रहे होते हैं, तो गलत होता है। समझे बगैर हमने काम किया, गलत किया, तो हमने समझ के चलना है। अब यहाँ पर 0 है, यानी इसका पिकअप 0 है, यहाँ से सकिंग 0 है,
तो लिम्फेटिक सिस्टम ने काम किया। लेकिन अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम भी ओवरलोडेड हो जाए या इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इसके अंदर या सुकेड़ आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट आ जाए, वो कहीं पर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके रास्ते को ब्लॉक कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहते हैं, तो वो ब्लॉकेज क्या होगा, वो इस इजाफी रतूबात को नहीं ले जा सकेगा। तो अब जो यहाँ मवाद रुक गया और यहाँ पर जो सोइलिंग कर देगा, सूजन पैदा कर देगा, उस जगह को बढ़ा देगा, तो अब ये एडिमा है। समझे एडिमा कैसे क्रिएट हो रहा है कि इसका रुक गया, लिम्फेटिक ने भी ना उठा सका, वीनस सिस्टम भी ना उठा सका, अब जो रुक गया मवाद ये है एडिमा, इसको हम एडिमा कहेंगे। अच्छा, इन्फ्लेमेशन पे हमने बात की थी कि इन्फ्लेमेशन और एडिमा सेम है? नहीं। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन्फ्लेमेशन क्या है? हमारे मुदाफियाना निज़ाम का एक रिस्पॉन्स करना, किसी वजह से जो जिस्म को कोई तकलीफ, कोई हादसा, कोई चोट पहुंची है, कोई जख्म हुआ है, कोई इरिटेंट मटेरियल है जो खराश कुनिंदा है, उसने कोई तकलीफ पहुंचाई है जिस्म में, किसी टिश्यू को, किसी सेल्स को, किसी एरिया में, तो उसको ठीक करने के लिए जो बॉडी मैकेनिज्म हरकत में आता है वो क्या है? इन्फ्लेमेशन है, जो उस जगह पे पहुंच करके तमाम अपनी इमदादी हंगामी कार्रवाइयाँ मुनक्कद करता है। तो वो हंगामी जो कार्रवाइयाँ मुनक्कद करता है, उसके नतीजे में उस मकाम पर क्या होता है? सोइलिंग होती है, सुर्खी आती है, हरारत आती है, दर्द होता है, वो मकाम भी सूजा हुआ होता है। उंगली दरवाजे में आ जाती है, इतनी मोटी हो गई, वो लोकल होती है। अब इसको एडिमा नहीं कहेंगे हम, क्यों? कि ये किसी ज़ाहिरी, हमें मालूम है कि ज़ाहिरी हादसा या इंटरनल कोई ज़हर खुरानी किस नतीजे में किसी जगह पे ऐसा मामला हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई गर्म चीज़ लग गई, उसने आबला तो जिस्म पे नहीं डाला, लेकिन स्किन को उस हरारत ने सुर्ख कर दिया। उस सुर्खी के नतीजे में भी जो रिस्पॉन्स बॉडी का अंदर से आ रहा है, वो क्या कर रहा है? उसको हल करने के लिए अपनी जो फितरी कोशिशें हैं उसको वो मुकम्मल कर रहा है, हमें आराम देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं? इन्फ्लेमेशन में आ जाती हैं और ये फ़ौरन ठीक भी हो जाती हैं, इसका इतना टाइम नहीं होता। लेकिन एडिमा क्या होता है? वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रातों रात नहीं होता है, और उसके बैकअप सिस्टम काफ़ी सारे हैं, वो भी सब फेल हो जाते हैं, फिर जा करके वो एडिमा क्रिएट होता है। तो एडिमा का मोटा मोटा हमने फ़र्क भी आपको बता दिया, और कैसे वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बढ़ जाने के नतीजे में किस तरह से वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आया। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें कमी आ जाए, मेंटेन तो ये बॉडी के अंदर मैकेनिज्म के अंदर रहता है, जितना इसको प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में जो प्रोटीन है वो इसी ने रहनी है। लेकिन अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का मतलब है एल्ब्यूमिन कम हो गए या बंद हो जाएंगे आखिर में, लेकिन बंद होते होते वो कम हो रहे होते हैं, पहले कम होंगे फिर बंद होंगे। तो जब ये कम होना शुरू हो जाएंगे, लेट सपोज यहाँ पर 25 थे और अगर ये कम हो करके 15 रह जाएं, तो फिर क्या होगा? अब इस सिस्टम को भी समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नई रीडिंग हमने लिख ली, और इस हालत के अंदर अब हम ये देख रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो है कम हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कम हुआ? हमने बताया कि एल्ब्यूमिन वो कम हो गए। लिवर एल्ब्यूमिन चूँकि प्रोटीन है, लिवर में प्रोड्यूस होता है, वो लिवर ख़राब हो गया है, अब वो उसको सही तरीके से बना नहीं रहा, जिसम में जितने भी उसी से काम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में 15 लेकर के आए हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या था? सेम 35 और 15। ये हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रखा था, जो कि एक नॉर्मल हालात के अंदर हमारे साथ साथ चलता रहता है। और यहाँ पर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर 15 और 15। अब ऑस्मोलरिटी इसके अंदर से कम होकर के आ रही है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 35 है, तो 35 माइनस 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना होगा? 20। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा था कि एक्सेसिव जमा हो गया, जबकि इसमें होना कितना चाहिए था? 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 15 माइनस 15, फिर अगेन 0 आ रहा है। पहले हमने देखा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर इजाफी पानी का इज्तिमा हुआ, जमा हुआ, और एडिमा क्रिएट करने का सबब बना। अब हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो एल्ब्यूमिन की कमी के नतीजे में भी सेम रिजल्ट आया। तो क्या एडिमा देख करके क्या हम फौरन हुक्म लगा देंगे? दोनों की रीज़न अलग नहीं हुई। मिसाल के तौर पे 5 या 6 नंबर के अंदर अक्सर हमें मरीज ऐसे मिल जाते हैं कि जिनका जिस्म एडिमाइटिस हुआ है,
एडिमा उनको क्रिएट हुआ है, टांगे पूरी फूली हुई है, जनरलाइज एडिमा जिसको हम कहते हैं। और ये भी जनरलाइज एडिमा है, ये भी जो हम बात कर रहे हैं ये जनरलाइज एडिमा है। ये भी हालत जब होती है तो पूरे जिस्म के अंदर अक्सर स्वेलिंग होती है, बिलखसूस टांगों से। और इसको एनासार्का भी कहते हैं, एनासार्का एडिमा, एनासार्का के टर्म भी इस्तेमाल होती है एडिमा के लिए, और जनरलाइज एडिमा भी इसको कहा जाता है। ये दोनों सूरतों में तशखीस भी तो करनी है ना। तो हम बात कर रहे थे कि वो 6 नंबर के अंदर आसाबी गुद्दी के अंदर भी हमें मिले हैं, और 5 से आगे निकले हुए 5.5 6 के उस पर भी तहरीक में बाज़ों का लोग आ जाते हैं कि वो 5 से आगे निकल गए और 6 में जा रहे हैं। 5 का मतलब क्या है? गुद्दी आसाबी। तो ये हमें कान मुफरद अज़ा की जो इस्तिलाहत है वो भी हम साथ साथ ले रहे होते हैं। तो उस हालत के अंदर एक बंदा आया है और उसके अंदर रुकावट आ गई है, पानी रुका हुआ है उसके अंदर, और उसके गुर्दे भी अच्छे से काम नहीं कर रहे, गुदूद नाकला भी काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, इम्प्रॉपर हुए हुए, तो ये एडिमा क्रिएट हुआ। और दूसरे के अंदर क्या हुआ? लिवर काम नहीं कर रहा। अब लिवर काम नहीं कर रहा तो उसका अलग इलाज करेंगे ना, कि एक ही इलाज कर देंगे दोनों का? तो तशखीस नहीं करेंगे। अब लिवर डिसऑर्डर हो गया है तो लिवर को तहरीक देनी है, हमने लिवर को लेकर के आना है काम में। तो हम इस लिहाज से कहते हैं कि हमें सोच समझ के चलना है। अब ये जो इस्तिस्का है इसको क्या कहेंगे हम? इस जनरलाइज एडिमा को हम इस्तिस्का लहमी भी कहते हैं। इस्तिस्का लहमी, जनरलाइज्ड एडिमा। ये लहम गोश्त के अंदर, ये रतूबात कहाँ, टिश्यूज कहाँ है? गोश्त में ज़्यादातर है ना हमारे पास। तो उस गोश्त के अंदर, उस लहम के अंदर जो रतूबात रुक गई हैं, चाहे वो हाइड्रोस्टेटिक से आ रही हैं उसके प्रेशर बढ़ने की वजह से, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से आ रही हैं, इस्तिस्का लहमी उन्होंने क्रिएट कर लिया। जब इस्तिस्का हमने पेट का पढ़ा था, एसाइटिस का, तो उस वक्त उसका रीज़न कौन था? लिवर डिसऑर्डर हो रहा था। और डिसऑर्डर होने के नतीजे में क्या हो रहा था? वहाँ फैट प्रोड्यूस हो रहा था, और वो फैट प्रोड्यूस होने के मुताबिक वो पूरे लिवर को ऑक्यूपाई कर रहा था, उसको उस पर कब्जा करता चला जा रहा था। उसके सेल्स जो बदहैयत होते चले जा रहे थे, बहुत स्कैरी स्कार सेल्स जिसको हम कहते हैं, वो होते चले जा रहे थे। पूरी तफसील हमने फैटी लिवर के अंदर बात की है। तो वहाँ पर वो उसका रीज़न था, तो उस रीज़न का सुराग लगा करके हम उसका ट्रीट करेंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका इस्तिस्का लहमी में इसको चेक करके इसके साथ क्रॉस करके लगाएंगे। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर एक और बात भी रह गई थी हमारी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में हमने एक बात तो की थी कि यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, लेकिन इस बढ़ने की एक और वजह भी हो सकती है। वो वजह क्या हो सकती है? आइए उसको भी देख लेते हैं।